Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Conservation of Plants and Animals, Class 8th by Vilayat Ali. Contact number 6006 297176. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहला आप सभी का EGPS यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो आज मैं क्लास 8 का साइंस लेके आया हूँ और क्लास 8 साइंस में मैंने ये यूनिट उठाया है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 8 का यूनिट है। CBSE जो बुक है उसमें ये आपका यूनिट नंबर 7 आते हैं, तो आप NCERT में देख लेना, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर कवर करना है। पहले थोड़ा वो देख लेंगे, इसके बाद हम आगे आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड जो है ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम देखेंगे हमें इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है या कवर करना है। हम पढ़ेंगे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और कौन कौन से थ्रेड से ये डिस्कस करेंगे, ठीक। दूसरा, इसके बाद आपका आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम इसके काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी क्या क्या काजेज है और कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। ये तीसरा हम डिस्कस करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे करें। इसमें आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आपका एंडेमिक स्पीशीज़ आते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर 5th वन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये डिस्कस करेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसके बाद फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा एंड फाना ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आपका आते हैं रिसाइकलिंग, आप रिसाइकलिंग है यहाँ पे, रिसाइकलिंग पेपर वगैरह, ठीक। और लास्ट में आपका आते हैं माइग्रेशन, लास्ट में आपका आते हैं माइग्रेशन। फिर इसके बाद हम आपके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हम इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, फ्लोरा एंड फाना, रिसाइकलिंग, फिर माइग्रेशन। इनको हम 1 बाय 1 एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है उसमें से जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इस प्लैनेट पे ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। इसी प्लैनेट पे ही आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मिलेगा। बाकी किसी भी प्लैनेट पे आपको सोलर सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता नहीं है। सिर्फ हमारा प्लैनेट अर्थ है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपको यहाँ पे या इस प्लैनेट अर्थ पे देखने को मिलेगा। देखिए आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। आपका प्लांट्स है मेनली और एनिमल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसमें आपका प्लांट्स आते हैं, उसमें आपका और एनिमल्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो पहला चैप्टर है NCERT जो बुक के हिसाब से वो आप लोगों ने पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली आपने 4 को पढ़ा था, अलगे लिया था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है फंजाई, फिर इसके बाद आपने पढ़ा है वहाँ पे बैक्टीरिया, और इसके बाद आपने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ। ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसके बारे में थोड़ा आप लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है ना। उसी तरह प्लांट्स है, प्लांट्स में भी मुख्तलिफ किस्म के, हज़ारों किस्म के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावर बनते हैं, तो उसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ में फ्लावर बनता नहीं है, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आपको प्लांट्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स को आप ले लो, एनिमल्स में ह्यूमंस आया, इंसान, ठीक है ना। आपका बर्ड्स आया, अच्छा फिशेस आया, ठीक। फिर वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लिफर्ड है, डियर है, जो भी है, ठीक है ना। वुल्फ है, फॉक्स है। उस तरह डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे कि हमारा काव है, गोड है, शीप है, ये सारा एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। इसमें आपको फिशेस के बाद इंसेक्ट्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। तो आप देखो मतलब इसी अर्थ के ऊपर इतने वायरस फॉर्म्स ऑफ जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके इंसान तक आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ आपको ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखने को मिलेगा। ये इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो इस अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रोब से लेके कहाँ तक, इंसान तक, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये 2 टर्म से बने हैं। एक आपका इसमें बायो है, दूसरा आपका डाइवर्सिटी है। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। बायो का मतलब लाइफ, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो जो वायरस फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, जो रहते हैं ऑन दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब शॉर्ट में हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो द वायरस फॉर्म ऑफ लाइफ, the various forms of living organism that exist on earth is called biodiversity. Various forms of living organism or life, various forms of living organism existing on the planet Earth is called biodiversity. तो जो वायरस फॉर्म है, जो वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ऑन दिस अर्थ, ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी समझ आया। Bio means living organism या life and diversity means variety. Various forms of life that exist on earth is called biodiversity. ठीक। अच्छा, अब जितने भी अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स खलक किए हैं, लाइफ जो है ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो खलक किए हैं, हर किसी को पैर्स की शक्ल में खलक किए हैं अल्लाह ने, हर किसी को जोड़ों की शक्ल में खलक किया। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि मैंने जो भी चीज़ इस कायनात में खलक किया है दुनिया में, वो सब जोड़ों की शक्ल में खलक किया है, ठीक है ना। उसी तरह इंसान ले लो, इंसान में भी आपको पैर्स मिलेंगे, मेल फीमेल। अब एनिमल्स ले लो, वहाँ भी आपको पैर मिलेंगे, मेल फीमेल, ठीक है ना। प्लांट्स ले लो, यहाँ तक कि प्लांट में भी आपको अलग से मेल प्लांट मिलेगा, अलग से फीमेल मिलेंगे। ये मेल फीमेल बनाया क्यों अल्लाह ने, इसलिए बनाया ताकि नस्ल आगे बढ़ सके, ताकि इनमें आपस में क्या हो, ब्रीडिंग हो, रिप्रोडक्शन हो और ये नस्ल आगे चल सके, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ह्यूमंस के अंदर मेल बनाया, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ह्यूमंस के अंदर ही फीमेल बनाया, फिर इन दोनों में क्या होता है, ब्रीडिंग होता है,
ठीक है ना। रिप्रोडक्शन होता है मतलब आप स्प्रिंग ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब आप स्प्रिंग या बच्चा प्रोड्यूस कर लेते हैं फिर जनरेशन जो है आगे चलता है। ठीक, अब इन्हीं इंसान में मेल बनाया, इन्हीं में फीमेल बनाया, इन्हीं के बीच क्या होता है, ब्रीडिंग होता है या रिप्रोडक्शन होता है, फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, फिर नस्ल जो है वो आगे चलता है। इंसान का किसी दूसरे के साथ, इंडिविजुअल के साथ, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कभी भी ब्रीडिंग होता नहीं है। ठीक है ना। उसी तरह प्लांट्स में, उसी तरह एनिमल ले लो, काऊ ले लो, फर्ज करो काऊ में मेल है, काऊ में फीमेल है, इन दोनों में आपस में ब्रीडिंग होगा, फिर ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, बच्चे पैदा होंगे, फिर नस्ल जो है वो आगे चलेगा। कभी भी काऊ का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग होता नहीं है। ख़ुद अल्लाह ने मेल बनाया, फीमेल बनाया, उन्हीं में ब्रीडिंग होता है, उन्हीं में रिप्रोडक्शन होता है, फिर जो है ना ये नस्ल जो है या आगे चलता है। तो इस ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को, अब इस है ना देखो, ह्यूमंस में मेल बनाया, ह्यूमंस में ही फीमेल बनाया, अब आपस में ब्रीडिंग हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, जनरेशन आगे चला। ठीक, अब इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो सारा ह्यूमंस क्या है, एक ग्रुप है। किसका? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनमें आपस में क्या होता है, ब्रीडिंग होता है, इंटरब्रीड होता है। ठीक है ना। इसी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल को बायोलॉजी के अंदर हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। क्या कहते हैं, स्पीशीज। ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ह्यूमंस में अल्लाह ने मेल बनाया, फीमेल बनाया, उसी तरह बाकी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्लाह ने मेल बनाए हैं और फीमेल बनाए। ठीक है ना। ये मेल और फीमेल क्यों बनाए, ताकि वो दोनों आपस में ब्रीड कर सके और रिप्रोडक्शन के मदद रिप्रोड्यूस कर सके और नस्ल जो है वो आगे चला सके। ठीक है ना। अब इंसान जितने भी है इस अर्थ के ऊपर, जो इंसान जितने भी ह्यूमंस रहते हैं ना, उन सारे ह्यूमंस में मेल है और फीमेल है, आपस में ब्रीडिंग होता है, फिर नस्ल आगे चलता है। तो ये पूरा ह्यूमंस एक ग्रुप हो गया, किसका, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का, यानी इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो गया जिसमें क्या होता है, आपस में ब्रीडिंग होता है। इस इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीशीज। बायोलॉजी में हम इसको स्पीशीज कहते हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमन अलग स्पीशीज हो गया, काऊ अलग स्पीशीज़ हो गया। फर्ज करो आपके यहाँ मैकपाई आते हैं जिसको हम खशमुट्टू बोलते हैं, वो भी एक अलग स्पीशीज़ है। प्लांट की अगर हम बात करें, फर्ज करो थर्मंग सीबॉक्थॉन जिसको हम बोलते हैं, वो एक स्पीशीज़ हो गया। या सिया जिसको हम बोलते हैं, सीबॉक है ना, रोज़ा वेबियाना उसको हम बॉर्नी में बोलते हैं, वो एक अलग सा स्पीशीज़ हो गया। उसी तरह आपका फ़र्ज करो जिसको हम लोकल नाम ड्रिन्युकुशी बोलते हैं, पोलोफाइलम हेक्सेंड्रम, ये आपका अलग सा स्पीशीज़ हो गया। ठीक है ना। तो स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिनमें आपस में क्या होता है, ब्रीडिंग होता है, रिप्रोडक्शन की मदद से फिर ये नस्ल या ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बायोलॉजिस्ट है ना, साइंटिस्ट जो है, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनका एस्टिमेट है, उन्होंने है ना, वो लोग कहते हैं कि इस प्लेनेट अर्थ पे ना, इस प्लेनेट अर्थ पे तकरीबन जो है 10 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। 10 मिलियन स्पीशीज़। अब ख़ुद सोचो, 10 मिलियन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा था, जितने भी इंसान रहते हैं इस ज़मीन के ऊपर वो एक ही स्पीशीज़ हैं। क्यों है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें आपस में ब्रीडिंग होता है। ठीक है ना। तो अगर इतने मिलियन स्पीशीज़ होगा तो इंडिविजुअल कितना होगा, आप खुद सोचो, ऑर्गेनिज्म कितना होगा। ठीक है ना। तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं वो कि मतलब अर्थ के ऊपर इतने मिलियन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्टिंग अभी है। ठीक है ना। कुछ बायोलॉजिस्ट तो तकरीबन 20-50 मिलियन तक मतलब कहते हैं कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो 10 मिलियन स्पीशीज़ में से अब तक हमें साइंटिस्ट को सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ का ही पता चला है। 1.4 मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किया है उसको और उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है ना। बाकी जितने भी स्पीशीज़ है वो अननोन है, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है। 1 मिलियन बराबर होते हैं 10⁻⁶। 1 मिलियन बराबर होते हैं 10⁻⁶। तो जो 10 मिलियन स्पीशीज़ में सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो है अब तक डिस्कवर हुआ है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई उसको किया है। बाकी जितने भी जो बचते हैं ना वो सारा अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, अननोन है। ठीक है ना।
अननोन है, ठीक है। इन सारे स्पीशीज़ को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके इंसान तक, अशरफुल मखलूक़ात तक, जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक, वो सारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि ये होता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं आप, इसका बेनिफिट भी कह सकते हैं, या यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इनने वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला, क्योंकि ये चैप्टर है ना कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल, हमें इसमें पढ़ना है कि प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व कैसे करना है, या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है। तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में आएंगे कंजर्वेशन के ऊपर कि कैसे कंजर्व करना है, क्यों कंजर्व करना है, ठीक है ना। जब इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको, जब बेनिफिट्स पता चलेंगे आपको, तो खुद ब खुद आपको इस चीज़ का एहसास होगा इसकी कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला जो है ना, फूड प्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी का एक यूज ये है कि बहुत सारे जो फूड है ना जो हम खाते हैं, वो सारा कौन प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी। तो दिस बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड्स टू अस, प्रोवाइड्स फूड्स टू अस, प्रोवाइड्स फूड्स टू अस। अब ले लो वीट, ले लो, आप खाते हैं कि नहीं, वीट खाते हैं आप, राइस खाते हैं आप, बार्ले खाते हैं, नस जिसका हम लोकल में बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह बहुत सारे वेजिटेबल्स हम खाते हैं, अच्छा, फ्रूट्स हम खाते हैं, ठीक, अच्छा, पल्सेस हम खाते हैं, सीरियल्स हम खाते हैं, ठीक है ना, फिशेस हम खाते हैं, मिल्क दूध हम पीते हैं, ठीक है ना। ये सारा हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सारा हमें बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वीट, राइस, बार्ले, वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, फिशेस, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें ये बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये हमें प्रोवाइड करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ ये हो गया कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड्स टू अस, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करता है, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंस हो गया किसका, बायोडाइवर्सिटी का। हनी है, जैसे कि ये आप लेते हैं, ये हनी बी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करता है। जो आपके बीज है, हनी बीज ही हमें प्रोवाइड करता है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंस ये हो गया, ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंस, अपार्ट फ्रॉम फूड, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। फूड के अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारे और भी प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपका आते हैं जो ड्रग्स या मेडिसिन जो है ना, वो जो आप लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से ही हमें मिलता है। आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहला चैप्टर है आपका, वहाँ पे आपने पढ़ा है बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में, शायद आपको पता होगा, जो टेट्रासाइक्लिन आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, उसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसी तरह एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से ही ये बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रंट भी है और फो भी है। फ्रंट क्यों है, क्योंकि ये सारा चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। फो क्यों है वो आपने डिस्कस किया है, इसलिए हमारे फो है या दुश्मन है क्योंकि उससे वो बहुत सारे डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये टेट्रासाइक्लिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एरिथ्रोमाइसिन, ये सारा एंटीबायोटिक्स है ना, ये सारा मेडिसिन जो है हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करते हैं। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमें ये मिलता है। एंटीबायोटिक हमने पढ़ा होगा, उसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ओवर यूज़ होगा तो क्या होगा, ये आपने डिस्कस किया होगा। वहाँ पे और एक चीज़ भी आपने डिस्कस किया होगा, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन भी एक
एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक है जो एक फंगस से मिलते हैं। आपने वहाँ पे ज़रूर डिस्कस किया होगा, उस फंगस का नाम पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब मैं पेनिसिलियम ही रखूँगा, ठीक है ना, पेनिसिलियम स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये पेनिसिलिन जो है, ये जो एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेटस, ये सारा एंटीबायोटिक, ये सारा मेडिसिन जो है हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? आपके फंगस जो है ना, पेनिसिलिन आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमें प्रोवाइड करता है, और ये बैक्टीरिया और फंगस आपके बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। इसके बाद और 2 ड्रग्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। एक क्वाइनिन है, क्वाइनिन नाम का एक ड्रग है जो हमें एक प्लांट से मिलता है, और दूसरा है टेक्सोल नाम का एक ड्रग है जो भी, ये भी हमें एक प्लांट, टेक्सास प्लांट, ठीक है ना, और इस प्लांट का नाम है चिंचोना। अगर याद रहा तो ठीक, नहीं तो मत रखो, ऐसे ही आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वाइनिन और टेक्सोल ये भी एक किस्म का ड्रग है जो हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। चिंचोना है ना, ये एक प्लांट है, ये टेक्सास भी एक प्लांट है। इस चिंचोना और इस टेक्सास प्लांट से हमें ये क्वाइनिन और क्या मिलते हैं? टेक्सोल ड्रग जो है ना वो मिलता है। और ये क्वाइनिन जो है ये एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल, जो मलेरिया बीमारी है ना, डिजीज़, उसके ख़िलाफ़ ये क्वाइनिन ड्रग इस्तेमाल होते हैं। और ये जो टेक्सोल है ना, टेक्सोल ये ड्रग एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर, ये कैंसर के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाइनिन, टेक्सोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ड्रग्स और मेडिसिन जो है हमें कहाँ से मिलता है? ये सारा हमें प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी। ये हो गया ड्रग्स और मेडिसिन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। अब खुद सोचो कितना इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे कि आपका पेपर है, आपके जो नोट्स बुक्स हैं, जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक है, वो सारा जो बनाने के लिए जो पेपर हमें चाहिए वो कहाँ से हमें हासिल होते हैं? ट्री से हासिल होते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी से। अच्छा, रबर, ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह फ्यूल जलाने के लिए जो है ना, वुड फॉर बर्निंग जलाने के लिए जो लकड़ी, वो कहाँ से मिलते हैं? आपका बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं, ठीक। अच्छा, उसी तरह और एक 2 केमिकल हैं, रेजिन और टेनिन बोलते हैं। याद रहा तो ठीक, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये रेजिन एक किस्म का केमिकल है और ये टेनिन भी एक किस्म का केमिकल है जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो जिम्नोस्पर्म ट्रीज, उनसे हमें ये मिलता है। ये रेजिन आपका पेंट बनाने में, पेंट जो टर्पिन वगैरह होते हैं ना, पेंट्स वगैरह, उनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये टेनिन जो है आपको लीदर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इंक बनाने के लिए ये टेनिन इस्तेमाल होते हैं। तो ये रेजिन और टेनिन एक किस्म का केमिकल है जो ट्रीज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। पेपर, रबर, फ्यूल, इसके अलावा टिम्बर, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जितने भी आपको लकड़ी चाहिए, या फर्नीचर के लिए जितने भी लकड़ी चाहिए, वो आपका बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये सारा प्रोडक्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करता है। जो भी फूड हम खाते हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंस है ना, वो है कि फूड के अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारे अदर प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसमें हमने मेडिसिन ड्रग्स की बात किया, पेपर, रबर, फ्यूल, टिम्बर, रेजिन, टेनिन, ये सारा चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं, ठीक। अच्छा, कपड़े जो हम पहनते हैं, नेचुरल फाइबर जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, ये आपने पढ़ा होगा 6th में, ठीक है ना, 5th में। अच्छा, ठीक। इसके बाद आपका जूट, कॉटन आप कपड़े पहनते हैं। आपके जो बॉक्स हैं है ना, क्या कहते हैं उससे, जो बैग्स हैं, स्कूल बैग, वो जूट का बना होता है। हेम्प, ये आपने नया सुना होगा। फ्लेक्स, ये सारा प्लांट फाइबर है, हमें प्लांट से मिलते हैं। सिल्क, रेशम, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल, ये सारा नेचुरल फाइबर है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें हमारा बायोडाइवर्सिटी से ही मिलते हैं। अब खुद सोचो, जब ये सारा चीज़ें हमें मिल रहा है तो उसकी कंजर्वेशन ज़रूरी है कि नहीं? उसकी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत। तो ये सारा नेचुरल फाइबर भी हमें
कहाँ से मिलते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जो वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारे अर्थ के ऊपर, ये सारा हमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये हो गया इंपॉर्टेंस नंबर, यूज नंबर सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ये फूड प्रोवाइड करता है, सेकंड में बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्कस किया, थर्ड में थोड़ा सा और इकोसिस्टम सर्विस, बहुत सारे सर्विसेज जो है ना इकोसिस्टम सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इसको समझाने से पहले मैं इकोसिस्टम टर्म इकोसिस्टम को थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इकोसिस्टम आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना ये दो चीज़ से मिलके बना है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ये दो चीज़ से मिलके बना है मेनली। एक आपका उसमें लिविंग है, लिविंग कंपोनेंट, दूसरा आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्लियर? ठीक है, एक आपका लिविंग कंपोनेंट, दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग में आपका जो अभी है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और नॉन लिविंग में आप क्या क्या आते हैं? लाइट आते हैं, नॉन लिविंग में सॉइल आते हैं, अच्छा नॉन लिविंग में वाटर आते हैं, अच्छा नॉन लिविंग में और ह्यूमिडिटी आते हैं, और ये सारा चीज़ें नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। लिविंग कंपोनेंट इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जब तक सॉइल नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, प्रॉपर वाटर नहीं होगा, टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा, ये लिविंग कंपोनेंट जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट है। इसी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिल के एक सिस्टम बनता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इट इकोसिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है ना क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिलके, लिविंग इसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको इंशाल्लाह पता चलेगा, ठीक है ना, हायर क्लास में बायोटिक कंपोनेंट। और इसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, नॉन लिविंग को। ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलके एक सिस्टम बनते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक में चेंजेस आया दूसरे में खुद ब खुद चेंज आएंगे। अगर फर्ज करो आपके आयर पोल्यूट हो गया, आयर भी आते हैं इसके अंदर आयर, तो आयर अगर पोल्यूट हुआ, इसकी क्वालिटी चेंज हुआ, इसका इम्पैक्ट लिविंग पे पड़ेगा। सॉइल क्वालिटी अगर चेंज हुआ, वाटर क्वालिटी अगर चेंज हुआ, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लिविंग कंपोनेंट पे। इसीलिए मैंने बोला ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है। तो ये जो सिस्टम बना ना लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिल के, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का साइज जो है ना वो डिपेंड करता है आपके विजन पे। एक पानी का ड्रॉप, ए ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम, ए ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम हो सकता है। पानी का कतरा ले लो, उसमें पानी नॉन लिविंग हो गया, आयर होगा नॉन लिविंग हो गया। माइक्रोब्स आपको डेफिनेट नहीं मिलेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करो तो वो लिविंग हो गया, तो हो गया आपका इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो जितना आपका नज़र बढ़ेंगे उतना इकोसिस्टम का साइज बढ़ेगा। फॉरेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है एक इकोसिस्टम का, ठीक, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। और जो आपका पोर्ट है या लेक है, सी है, ये आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो ये इकोसिस्टम क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिलकर जो सिस्टम बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है ना। ये बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो सर्विस है ना वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ gaseous component of the atmosphere, maintenance of gaseous component of atmosphere. Atmosphere, what is atmosphere? What is air? Mixture of gases. आपका air बहुत सारे gases मिलके बना है, जिसमें मेनली आपका नाइट्रोजन आते हैं, आपका ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आते हैं। ये नियरली अबाउट 78% है, आई थिंक 78%, और ये नियरली अबाउट 20% समथिंग, नियरली अबाउट 21%, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 0.03%, ठीक है ना। ये मेन गैसेस है किसका? एटमॉस्फेयर का। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है ना वो मेंटेन कौन करता है? आपका इकोसिस्टम करता है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमें किससे मिलते हैं? ग्रीन प्लांट से मिलते हैं,
जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर भी बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना ग़िज़ा ख़ुद तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये ग्रीन प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक। और फोटोसिंथेसिस के दौरान फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हर बॉडी इंसान को, हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ये रेस्पिरेशन उसके अंदर होगा, ये प्रोसेस के अंदर होगा। जब रेस्पिरेशन होने के बाद जब उसको एनर्जी मिलेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में जब हम एक्सहेल करेंगे एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, ठीक है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ गया तो आपको पता है, आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें होगा, ठीक है ना। अगर डिफॉरेस्टेशन हमने किया, जंगलों को काट दिया, तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन घटेगा, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मेंटेन रखते हैं, इनका बैलेंस रखते हैं, जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर कौन? बायोडाइवर्सिटी। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे और ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, हमें ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने वाला नहीं मिलेगा, तो इसके मतलब एक इम्बैलेंस खुद ब खुद क्रिएट होगा। तो ये एक किस्म का सर्विस हो गया जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, ठीक है ना। उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के लिए, उस नाइट्रोजन को, है ना, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे 78% है। जिस तरह हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसी तरह नाइट्रोजन को कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको यूजेबल फॉर्म में कौन चेंज करता है? माइक्रोब्स। आपने पढ़ा होगा राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपने राइजोबियम पढ़ा होगा उस पहले चैप्टर में, जिसका नाम क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट्स एंड फो। राइजोबियम के अलावा भी और सारे ऐसे बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वो हाई क्लास में आपको पता चलेगा। ये राइजोबियम इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर वहाँ से प्लांट यूज़ कर लेते हैं, फिर प्लांट से कहाँ पहुँचते हैं? हमें या बाकी एनिमल्स तक वो नाइट्रोजन पहुँच जाते हैं। फिर इसी नाइट्रोजन से आपका प्रोटीन बनते हैं, आपका बॉडी बनते हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक किस्म का इकोसिस्टम सर्विस जो हमें हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक। इसके अलावा और एक चीज़ जो अभी ना, सॉयल फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है, सॉयल फर्टिलिटी को। अब मैंने बोला राइजोबियम की, मैंने बात किया राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरियम है या माइक्रोब्स हैं जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना, जो गैशियस फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में है, जो गैशियस फॉर्म में है, इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। फिर वो सॉइल में चला जाता है, फिर वहाँ से प्लांट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में चेंज होगा, यूजेबल फॉर्म में जब चेंज होगा, नाइट्रेट, ऐसा ऐसा पता चलेगा हायर क्लास में आपको, ठीक। जब ये, चल मैं लिख लेता हूँ, नाइट्राइड्स या नाइट्रेट बोलते हैं इसको, नाइट्राइड या नाइट्रेट्स। फिर ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट या नाइट्रेट्स में ये बैक्टीरिया चेंज कर लेते हैं, फिर ये सॉइल में चला जाता है, ठीक है ना। जब सॉइल में नाइट्रेट और नाइट्रेट चला गया तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, ठीक। फिर ये सॉइल से प्लांट में आएंगे, फिर प्लांट से आपको बाकी एनिमल्स तक वो फूड चेन के थ्रू चला जाएगा, ठीक। तो सॉइल फर्टिलिटी इस तरह डिक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं ना, अभी हमारा सीज़न शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स ग्रो होना शुरू होंगे, डिफरेंट ग्रासेस वगैरह या प्लांट वगैरह ग्रो होना शुरू होंगे। एट द एंड ऑफ द सीज़न ये सारा क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं यहाँ पे, वो सारा मरते हैं। मरने के बाद वो सारा जो डेड है ना, जो डेड प्लांट या एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, प्लांट या एनिमल या इंसेक्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। आप उसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंजे आते हैं। ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, इन सारे डेड प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट सबको डिकम्पोज करके सेम्पलर फार्म में तब्दील कर लेते हैं। जब वो सेम्पलर फार्म में तब्दील होते हैं तो उसके अंदर जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट मिनरल है वो सारा आपका किसमें, सॉइल में दोबारा
चला जाता है, उस वजह से भी आपका सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो गया। ये हो गया आपका एक सर्विस जो आपका इकोसिस्टम या आपका जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें प्रोवाइड करता है। तो एक सर्विस हमने पहले बोला और ये थर्ड वन, ठीक है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं कौन, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। और एक चीज़, कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोजन। प्लांट्स का रूट जो है, ठीक ना, वो रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जब बारिश पड़ते हैं वो सॉइल पानी के साथ चला नहीं जाता है, ठीक है ना। चलो, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोड होने से बचाता है, फ्लडिंग से बचाते हैं। अगर किसी जगह अगर प्लांट नहीं होगा ना तो अचानक तेज़ बारिश पड़ गया, बारिश के पानी के साथ साथ वो सारा मिट्टी भी चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला आएंगे, इसी को हम फ्लड या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो प्लांट्स जो है, ट्रीज जो हैं बड़े बड़े, अपने रूट्स की मदद से सॉइल को पकड़ के रखते हैं और सॉइल को इरोड होने से बचाता है। ये आपका एक और सर्विस हो गया जो इकोसिस्टम आपका प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह पोल्यूशन कंट्रोल इकोसिस्टम जो है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये पोल्यूशन भी, हाँ, हमारा एयर पोल्यूट होते हैं, हमारा वाटर और सॉइल सब पोल्यूट होते हैं। इस पोल्यूशन को कंट्रोल कौन करता है, बायोडाइवर्सिटी करते हैं। मैंने पहले बोला जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहा कंसंट्रेशन बढ़ते गया तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर, इसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग होगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, रेनफॉल बराबर अभी नहीं होते हैं, स्नोफॉल टाइम पे नहीं होते हैं, ये सारा क्लाइमेट चेंज का असर है। ये क्लाइमेट चेंज या जो है ना पोल्यूशन जो कंट्रोल या क्लाइमेट जो कंट्रोल है वो आपको बायोडाइवर्सिटी करता है, ठीक है ना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट जिसका हम प्रोड्यूसर कहा, वो ग्रीन प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारा चीज़ें होगा। तो एक और सर्विस बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन, ठीक है ना, फ्लड और सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में मदद कर लेते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अभी हमने डिकम्पोजर्स की बात किया। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस जो है वो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। अगर ये सारे मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए इंसेक्ट, एनिमल सब कहीं जगह जमा रहा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, हेल्थ इशू होगा। तो वो सारा डिकम्पोज करके दोबारा उन सारे मिनरल्स को सॉइल में मिला देते हैं, कौन, आपका बायोडाइवर्सिटी। और इसी तरह आपका माहौल भी क्या होते हैं, क्लीन होते हैं। ये भी एक किस्म का इकोलॉजिकल सर्विस या इकोसिस्टम सर्विस हो गया। उसी तरह बहुत सारे ऐसे, आप फिश पकड़ते हैं, फिशिंग, ठीक है ना, आप मिल्क जो आप लेते हैं, ठीक है, ये सारा इकोसिस्टम से ही या बायोडाइवर्सिटी से ही हमें मिलता है। जो एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, एनवायरनमेंट जिसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट जो एनवायरनमेंट के या इस इकोसिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट का मानना है अगर हमें इस इकोसिस्टम सर्विस को के लिए पैसा देना पड़ा, फर्ज कर हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन यूज़ अभी भी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने दिया है, हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। पानी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो फ्री में हो रहा है। अच्छा, ये न्यूट्रन साइकिलिंग होता है, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, ये सारा फ्री में हो रहा है। इन इकोलॉजिस्ट का कहना है अगर इन सारे सर्विसेज को अगर हमें पैसा देना पड़ा तो पता है कितना, 33 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो हमें हर साल पे करना पड़ेगा इस इकोलॉजिकल या इस इकोसिस्टम सर्विस के। अब खुद सोचो, दुनिया के इकोनॉमी अगर हम सारे इकोनॉमी को जमा करेंगे तब भी ये चुका नहीं पाएगा। जो इकोसिस्टम हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, अगर उन सारे सर्विसेज का हमें पैसा देना पड़ता, अगर हमें पे करना पड़ता, फर्ज करो वाटर यूज़ करने के लिए, सॉइल यूज़ करने के लिए, इन फूड्स को यूज़ करने के लिए अगर हमें पैसा देना पड़ता, ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से हटाने के लिए पैसा देना पड़ता, तो इन इकोलॉजिस्ट का मानना है कि कम से कम 33 ट्रिलियन US डॉलर जो है उसका कीमत बनता है। और 1 ट्रिलियन होते हैं 10⁻³
10⁻12 शायद 10⁻12 होता है। अब खुद सोचो फ्री में कितना बड़ा सर्विस जो है ये बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इसका कंजर्वेशन, इसकी प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये और एक इम्पॉर्टेंस हो गया आपके बायोडाइवर्सिटी का, याद रखना। अगर इकोसिस्टम सर्विस को हमें पे करना पड़ता तो इकोलॉजिस्ट का मानना है कि यूएस जो है ना 33 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो हमें पे करना पड़ता इस सर्विस के लिए, जो दुनिया के तमाम बड़े कंट्रीज मिल के भी चुका नहीं सकते। ये सारा कुदरत जो है अल्लाह ताला जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानें, इसकी वैल्यू को जानें और इसको कंजर्व करें, इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंस हो गया आपके बायोडाइवर्सिटी का। तो इनके अलावा और एक इम्पोर्टेंस है, वो है एस्थेटिक वैल्यू। आप पिकनिक के लिए जाते हैं, ठीक है, जब समर का सीज़न शुरू होगा तो एक्सकर्शन के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ पे खूबसूरती होगा, जहाँ पे स्प्रिंग्स होगा, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हरियाली होगा, प्लांट्स मिलेंगे, वहाँ जाते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी एक किस्म का एस्थेटिक, इसका एस्थेटिक वैल्यू भी है। ये एक ब्यूटी जो है ना, एक खूबसूरती जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से एक ब्यूटी आ जाते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्टिवनेस। इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट एक अट्रैक्टिव बन जाता है, बिल्कुल खूबसूरत बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे दमसना में ये बहुत बड़ा फेमस पिकनिक स्पॉट है आप हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में। क्यों है? बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको दरिया सुर मिलेंगे, सुर रिवर मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, मतलब किस्म के फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है ना, साफ हवा मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। तो ये जो ब्यूटी है ना, ये किसकी वजह से आया? ये जो वैल्यू आया इसके अंदर किसकी वजह से आया? बायोडाइवर्सिटी की वजह से आया। तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि बायोडाइवर्सिटी एक ब्यूटी या एक अट्रैक्टिवनेस जो है ना वो एनवायरनमेंट के अंदर लाते हैं, वो एनवायरनमेंट अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक चीज़। और दूसरा लास्ट में जो में ना अननोन बेनिफिट्स, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अभी अननोन है, जो जिसका साइंटिस्ट को, जिसका इंसान को, बायोलॉजिस्ट को अभी पता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। फर्ज करो ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है। ये हमें किससे मिला? एक फंगस से मिला। उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम है। और आपको याद रहते हैं तो याद रख लो, पेनिसिलियम नोटेटम। ये मुश्किल है, एक फंगस है ना, ये एक फंगस है। फंगस आपने पढ़ा है आपके फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। इसी फंगस से हमें क्या मिलता है? पेनिसिलिन मिलता है। लेट अस फर्ज कर लेते हैं ये पेनिसिलिन अगर डिस्कवर होने से पहले अगर ये फंगस एक्सटिंक्ट होता तो क्या हमें ये पेनिसिलिन मिलता? नहीं मिलता। ये टेट्रासाइक्लिन, ये क्वाइनिन जो मैंने बोला, ये टेक्सोल जो मैंने बोला, ये टेक्सोल मिलने से पहले, साइंटिस्ट को पता चलने से पहले, डिस्कवर होने से पहले अगर टेक्सास प्लांट एक्सटिंक्ट अगर होता डायनासोर की तरह, डोडो बार्ड की तरह, ठीक है ना, तो क्या हमें वो टेक्सोल मिलता? नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अभी हमें अननोन है, जो अभी हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। मेरा एक टीचर था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो कहा करता था कि हर प्लांट जो है इस एरिया के ऊपर क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। एवरी प्लांट दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना। किसी का हमें मेडिसिनल वैल्यू पता चल गया है, किसी का हमें पता नहीं चला है। फ्यूचर में जब नॉलेज आगे बढ़ेंगे, जब साइंस आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली उनसे भी कुछ हमें मेडिसिनल वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, वैसे यूज इंपॉर्टेंस है जो अभी अननोन है, जिसका हमें नॉलेज नहीं है। जब साइंस आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। मैंने कहा 10 मिलियन स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट कर लेते हैं फिलहाल, है ना, ये इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हैं। एस्टिमेट है ये साइंटिस्ट का, इकोलॉजिस्ट का या कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट का कि 10 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। उस 10 मिलियन में से मैंने पहले ही बोला 1.4 मिलियन डिस्कवर ही हुआ है, बाकी सारा अभी डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो उनका वैल्यू क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अभी हमें पता नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस 10 मिलियन स्पीशीज में से हर साल 0.2 to 0.6 जो है ना % जो है वो स्पीशीज क्या होते हैं? लॉस एवरी ईयर, हर साल ख़त्म होते हैं। अब खुद सोचो
घर पे जाके देखना 10 मिलियन का 0.2 ही परसेंट ले लो, 10 मिलियन का 0.2% कितना बनता है, घर जाके देखना। तो जो साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल इस 10 मिलियन स्पीशीज में से 0.2 to 0.6% ऑफ स्पीशीज इज लॉस्ट एवरी ईयर। हर साल ख़त्म होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं। किसकी वजह से? मेनली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। हम इंसान ही की वजह से होते हैं। इंसान एक सेट से अशरफुल मखलूक़ात भी है और दूसरे सेट से ये सारे नुकसानात भी मेनली जो थ्रेट है ना बायोडाइवर्सिटी को, वो इंसान ही की वजह से हो रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है ना। तो अननोन बेनिफिट, अभी भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स या फ़ायदे जो हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए आज के बाद हर किसी स्पीशीज़ को, हर किसी प्लांट को, है ना, प्लांट को मेडिसिनल, है ना, मेडिसिनल प्लांट ही ट्रीट करना, चाहे उसका मेडिसिनल वैल्यू आपको पता हो या ना हो। ठीक है। ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा थ्रेट है। पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, जिसको हम द्रैन्मीकुशु बोलते हैं, द्रैन्मीकुशु पोडोफाइलम, इसका बॉडी वाले इसको पोडोफाइलम बोलते हैं। याद रहा तो ठीक, उसे याद रहेगा। ठीक है ना। अभी तो घर पे कोई काम है नहीं, दिन भर घर पे रहना है, तो कम से कम एक नाम तो याद रहेगा, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम। ये पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम द्रैन्मीकुशु एक मेडिसिनल प्लांट है। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो 2010 की बात है, 2010 की बात। 2010 में इस पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम का जो फ्रूट है ना, उस ड्राई फ्रूट का इंटरनेशनल मार्केट में पता है वैल्यू क्या था? ₹8,000 पर केजी। ये हमारा सर कहा करता था, ₹8,000 पर केजी। पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम द्रैन्मीकुशु, है ना, उसके ड्राई फ्रूट्स हैं, जो उसको ड्राई करो फ्रूट को, फिर उसको बेचो। इसका वैल्यू था 1 केजी का ₹8,000। ये हमें पता ही नहीं। अगर हमारे लोगों को पता चलेंगे तो इसी के लिए जान छिड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना, जो ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं बायोडाइवर्सिटी थर्ड है, वो मेनली इंसान की वजह से ही हो रहा है। तो कुछ बायोडाइवर्सिटी क्या है ये डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस हमने थोड़ा डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा थ्रेट्स कौन कौन से हैं, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से इसको थ्रेट्स हैं, किस किस चीज़ से उनको मतलब ख़तरा है। ठीक है ना। सबसे पहला जो मेन थ्रेट है ना, जो पहले मैंने बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोज ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। सबसे बड़ा थ्रेट बायोडाइवर्सिटी को किसका है? हम इंसान का है, जिसको अल्लाह क्या कहते हैं? अशरफुल मखलूक़ात। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान ही की वजह से, इंसान का जो एक्टिविटीज़ है वही सबसे बड़ा थ्रेट है किसको? बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है ना। अब इंसान कैसे मतलब बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं हैबिटेट लॉस। हैबिटेट या तो लॉस या हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट किसका कहते हैं? हैबिटेट द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स। ये सिंपल डेफिनेशन है, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है उस रहने की जगह को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। फर्ज करो फॉरेस्ट हैबिटेट है, किसका हैबिटेट है? लायन का हैबिटेट है। फर्ज करो लायन का हैबिटेट है। तो इंसान जो है अपने मतलब के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या तो इंसान की वजह से हैबिटेट कम्प्लीटली लॉस होते हैं या हैबिटेट फ्रैगमेंट होते हैं। ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, इंसान ने यहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट किया, ठीक, फ्रैगमेंटेशन हो गया ना, आधा यहाँ चला गया आधा यहाँ चला गया। ठीक है ना। तो हैबिटेट लॉस या हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन सबसे प्राइमरी थ्रेट है टू बायोडाइवर्सिटी। और स्पीशीज जो लॉस हो रहे हैं, स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसका मेन वजह भी, उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आपका किसका है? हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। ठीक है ना। हम किस लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अभी दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक, जब पॉपुलेशन बढ़ेंगे इंसान की ज़रूरतें में पूरा ज़्यादा होगा। जब ज़रूरतें ज़्यादा होगा, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे।
आपके फैमिली में किसी एक ज़माने में सिर्फ आपके मम्मी पापा थे, ठीक, 2 ही मेंबर थे, दादा दादी लेते हैं, चल 4 ही मेंबर थे। अभी 20 साल बाद कम से कम 10 या 15 मेंबर होंगे, लेकिन ज़मीन जितना पहले था उतना ही आज भी है। अब अलग से घर बनाना है, अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। उनको इंक्रीज़ करने के लिए क्या, दरख्त को तो करना पड़ेगा, जंगलों को क्या करना पड़ेगा, जंगलों को तो काटना पड़ेगा। तो ये ओवर पॉपुलेशन जो एक मेजर थ्रेट है टू बायोडाइवर्सिटी। हम हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हम रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अच्छा हम इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैबिटेट इंडस्ट्रीज़ ना, हैबिटेट लॉस जो है ना, फ्रेगमेंटेशन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री, इसकी वजह से हैबिटेट जो है या तो कंप्लीटली लॉस होते हैं या तो फ्रेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ जंगल है, आपने बीच में से रोड बना दिया, क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है ना। दरख्तों को काटते हैं ताकि आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिल जाए, ताकि आपको घर बनाने के लिए ज़मीन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। और एक थर्ड जो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला थर्ड हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन क्यों होते हैं, ओवर पॉपुलेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जब ओवर पॉपुलेशन हुआ, आबादी जब बढ़ गया, तो इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ गया। जब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, दरख्तों को काट दिया, रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया, ठीक है ना। ये एक थर्ड है टू बायोडाइवर्सिटी। आपका दूसरा थर्ड क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो अभी मैंने बोला, हर चीज़ का हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब कि दरख्तों को हमने काट लिया, लेकिन हमने उसको दोबारा रिन्यू होने का मौका नहीं दिया। जंगलात, अगर हम जंगलात क्या है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, और उसको आपने यूज़ किया और थोड़ा टाइम देंगे वो रिन्यू होगा कुछ टाइम में। हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको रिन्यू होने का मौका ही नहीं देते हैं। हम उसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी भी एक बहुत बड़ा, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, अच्छा ओवर हंटिंग करते हैं, है ना। हंटिंग जो है, इलीगल हंटिंग या पोचिंग, ये भी एक थर्ड है किसको, बायोडाइवर्सिटी को। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, स्किन के लिए, फीदर के लिए, अच्छा एलिफेंट टस्क के लिए, ठीक है ना। हम एनिमल का शिकार करते हैं, इल्लीगली हम उनके पोचिंग करते हैं, ये भी एक थर्ड है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। इंसान इतना लालची हो गया कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाकी जानवरों को, बाकी प्लांट्स को नुकसान। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.